रागिनी का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसका रंग बहुत ही सांवला था और उसके चेहरे पर काफी दाग धब्बे भी थे। रागिनी का ऐसा बदसूरत चेहरा देखकर हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था। रागिनी मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम किया करती थी, लेकिन उसकी बदसूरती की वजह से कोई भी उससे फूल नहीं खरीदा करता था। फूल ले लीजिए मैडम। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? हे भगवान, सुबह सुबह मैंने किसका चेहरा देख लिया। आज का पूरा दिन ही खराब जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ। चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर रागिनी को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी उसके पड़ोस में फूल बेचने वाली सोनम उसे चिढ़ाने लगती है। देख रागिनी, मैंने तुझे पहले ही मना किया है, यहाँ तुझसे फूल कोई नहीं खरीदेगा। अरे अपनी शक्ल तो देख, कितनी काली और बदसूरत है तू। लोग मंदिर में अपने मन को खुश करने के लिए आते हैं। अब तू ही बता, अगर तू अपनी बदसूरत सी शक्ल लेकर उनके सामने जाएगी तो ऐसा ही होगा ना? सोनम, अब मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? क्या मैं तुम जैसी नहीं? क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? देख बहन, तू हम जैसी तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम जैसी होती तो शायद तेरी ये हालत ना हुई होती। तू काली के साथ साथ मनहूस भी है। सब कहते हैं तुम अपने माँ बाबा को भी खा गई। अब तो तेरे पास एक ही रास्ता है, कहीं जाकर भीख मांगना चालू कर दे। शायद तुझ काली माई पे तरस खाकर लोग तेरी मदद कर दें। सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहन, लेकिन मैं मरना पसंद करूंगी, पर किसी से भीख मांगकर हराम का नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर रागिनी वहाँ से रोते रोते चली जाती है। रागिनी रोते रोते घर जा ही रही थी कि उसे 2 मेकअप किट गिरा हुआ मिला। रागिनी उस मेकअप किट को उठा ली और इधर उधर देखने लगी। अरे ये मेकअप किट तो बहुत अच्छा है, पर इस सुनसान रास्ते पर ये किसका हो सकता है? रागिनी काफी देर तक मेकअप किट के मालिक का इंतजार करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। रागिनी ये सोचकर वो मेकअप किट अपने घर ले जाती है कि कल जिसका भी ये मेकअप किट होगा उसे वो दे देगी। रागिनी दोनों मेकअप किट को घर में रख देती है और सोने चली जाती है। तभी पहले मेकअप किट में से आवाज आती है, रागिनी, रागिनी। कौन है? कौन आवाज दे रहा है मुझे? मैं हूँ रागिनी, मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने चेहरे पर लगा कर देखो और देखो मेरा जादू। माफ करना मेकअप किट, मुझे मेकअप से ज्यादा रोटी की जरूरत है। आज 2 दिन हो गए और मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। भोली रागिनी, एक बार मुझे अपने चेहरे पर लगाओ और फिर जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ और तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकती हो। और वो जो दूसरा मेकअप किट है थोड़ा गुस्सैल है, इसे गलती से भी अपने चेहरे पर मत लगाना, वरना ये तुम्हें और भी बदसूरत बना देगी। ठीक है जादुई मेकअप किट, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी और दूसरे मेकअप किट को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इतना बोलकर रागिनी अच्छे वाले मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाती है। मेकअप लगाते ही रागिनी एक बहुत सुंदर लड़की में बदल जाती है। वो अपने आप को आईने में देखती है और बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। काश मेरे पास खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती। रागिनी के इतना कहते ही उसका कमरा खाने पीने की तरह तरह की चीजों से भर जाता है। अरे वाह, यहाँ तो इतना सारा खाने पीने का सामान आ गया। काश मेरा छोटा सा घर भी और बड़ा हो जाता। और इतना कहते ही रागिनी का घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है। रागिनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। अपने साथ साथ वे और भी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती थी। जिसको जिस भी चीज की जरूरत होती थी, रागिनी उसे वो चीज जादुई मेकअप किट की मदद से दे देती थी। अब तो सब रागिनी की बहुत तारीफ करते थे और सब रागिनी को बहुत मानते थे। जब ये बात सोनम को पता चलती है, सोनम गुस्से में लाल हो जाती है। कल तक तो काली बंदरिया के पास खाने को भी पैसे नहीं थे, फिर अचानक इतनी अमीर और सुंदर कैसे हो गई? और इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो ये लोगों की मदद करती फिरती है? मुझे पता करना होगा। सोनम रागिनी का पीछा करने लगती है। घर जाकर रागिनी उस जादुई मेकअप किट को लगाकर खूब सारे पैसे मांग रही होती है। तभी छुपकर सोनम उसे देख लेती है। अच्छा,
तो ये सब इस जादुई मेकअप किट की वजह से हो रहा है। एक दिन जब रागिनी घर पर नहीं होती है तो सोनम चुपके से उसके घर में जाकर वो मेकअप किट चुरा लेती है, लेकिन वो रागिनी का दूसरा वाला मेकअप किट चुराती है जो गुस्सैल था, जिससे कुछ भी मांगने पर उसका उल्टा मिलता था। लेकिन सोनम को ये बात नहीं पता होती है और वो उस मेकअप किट को अपने घर लाकर बहुत खुश होती है। अब तो बस कुछ ही देर की बात है, फिर तो मैं उस मनहूस रागिनी से भी खूबसूरत हो जाऊंगी। सोनम खुशी खुशी उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगा लेती है और मेकअप लगाने के बाद बोलती है, हे जादुई मेकअप किट, मुझे उस रागिनी से भी ज्यादा सुंदर बना दो और मुझे इतना पैसा दो कि दुनिया में कोई भी मेरी बराबरी ना कर पाए और सब लोग मेरी ही प्रशंसा करें। सोनम के इतना बोलते ही सोनम को सबका उल्टा मिलता है। वो अब बहुत बदसूरत हो जाती है और उसका घर झोपड़ी में बदल जाता है और जो भी उसके पास पहले से होता है वो सब खत्म हो जाता है और वो भिखारी बन जाती है। वो रोते रोते गांव वालों से मदद मांगने जाती है, लेकिन गांव वाले उसकी कोई मदद नहीं करते और सब उसकी बुराई कर उसे वहां से डांट कर भगा देते हैं। ये सब देखकर सोनम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो रोते रोते रागिनी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। रागिनी, मेरी बहन, मेरी मदद कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। बहन, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी और ना ही किसी का मजाक बनाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं इस गरीबी और बदसूरती के साथ नहीं जी सकती। रागिनी सोनम को माफ कर देती है और पहले जादुई मेकअप किट से बोलकर सोनम को पहले जैसा सुंदर बना देती है। जादुई 3 सिंड्रेला। मोतीपुर नामक गांव में विशाखा अपनी सौतेली माँ रूपा और सौतेली बहन राशि के साथ रहती थी। रूपा और राशि विशाखा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दोनों माँ बेटी विशाखा से नौकरानी जैसा काम करवाते थे। सुन विशाखा, मोहन के घर से 30 लीटर दूध का ऑर्डर आया है, तो जल्दी से जा और उसके घर पर 30 लीटर दूध देकर आ और पैसे लेकर आ जा। विशाखा दूध से भरे बर्तन वहां से लेकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद विशाखा मोहन के घर के सामने पहुंच जाती है, लेकिन वहां कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनके बॉल जाकर विशाखा के मुंह पर लग जाता है, जिसकी वजह से विशाखा गिर जाती है और साथ ही साथ सारा दूध भी गिर जाता है। तभी वहां मोहन आ जाता है। अरे नालायक लड़की, ये क्या किया तूने? सारा दूध गिरा दिया। अंकल, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बच्चे बॉल से खेल रहे थे और उनकी बॉल मुझे लगी, जिसकी वजह से मैं गिर गई और सारा दूध भी गिर गया। अच्छा, तो अब तू अपनी गलती बच्चों पर थोप रही है। चल निकल जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से मोहन विशाखा को डांट कर वहाँ से भगा देता है। घर पहुंचकर ही रूपा विशाखा से दूध के पैसे मांगने लगती है। अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में विशाखा रूपा को बता देती है। आज तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रूपा विशाखा को पीटने लगती है। इसमें मेरी क्या गलती है माँ? आप मुझे क्यों पीट रही हो? तभी वहाँ राशि आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज उसकी इतनी पिटाई करो जो इसके बाद ये दोबारा गलती करने की हिम्मत ना करे। ये लो डंडा, इसके इस मोटे डंडे से पिटाई करो माँ। उसके बाद राशि रूपा को एक डंडा पकड़ा देती है और रूपा उससे विशाखा की पिटाई करने लगती है। विशाखा की पिटाई करके रूपा उसे बाथरूम में बंद कर देती है। विशाखा बाथरूम के अंदर बैठे बैठे बहुत रोती है। इस तरह दोनों माँ बेटी छोटी छोटी बातों पर विशाखा को सजा दे देती थी। एक दिन रूपा विशाखा को बाजार भेजती है। बाजार जाते हुए रास्ते में विशाखा का एक केले के छिलके पर पैर पड़ता है, जिसकी वजह से विशाखा बहुत जोर से गिरती है और उसके पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। जैसे तैसे लंगड़ाते हुए विशाखा घर पहुंचती है। धीरे धीरे विशाखा के पैर की चोट और गहरी होते जाती है। एक दिन रूपा के पड़ोस में रहने वाली एक औरत आती है और रूपा से कहती है, रूपा बहन, तुम जल्दी से विशाखा का इलाज करवाओ, वरना यह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगी। अपाहिज? अरे, तुझे विशाखा से इतनी हमदर्दी हो रही है तो तू ये पैसे खर्च करके उसका इलाज करवा दे। रूपा की इस तरह की बातें सुनकर वो औरत चुपचाप गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। माँ, ये विशाखा हमारे किसी काम की नहीं है। अब
अगर अब हमने इसे घर में रखा तो ये मुफ्त में खाना खाएगी बस, इसलिए इसे घर से निकाल देते हैं। हाँ बेटी, तू ठीक कह रही है। इस बोझ को घर में रखने से अच्छा इसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। दोनों माँ बेटी जबरदस्ती विशाखा को घर से बाहर निकाल देते हैं। विशाखा दुखी होकर लंगड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर तक चलने के बाद विशाखा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ समय तक बैठने के बाद विशाखा को एक जादूगरनी मिलती है। विशाखा की हालत देखकर जादूगरनी को उस पर बहुत तरस आता है। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? विशाखा अपने साथ हुई सारी घटना जादूगरनी को बता देती है। उसकी बातें सुनकर जादूगरनी कहती है, सच में उन दोनों माँ बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बना दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी विशाखा के कपड़ों में से एक टुकड़ा फाड़ लेती है और साथ ही कैंची से उसके थोड़े से बाल भी काट लेती है। जादूगरनी को ऐसे देखकर विशाखा घबरा जाती है और कहती है, अरे अरे, ये क्या कर रही हो आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। जादूगरनी विशाखा के बाल और कपड़ों से 3 छोटी छोटी गुड़िया बनाती है। जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके बाद वो तीनों गुड़िया सिंड्रेला के रूप में बदल जाती है। विशाखा, ये 3 जादुई सिंड्रेला है, आज से ये तीनों तुम्हारी मदद करेंगी। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। तभी पहली सिंड्रेला विशाखा से कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनाती हूँ। पहली सिंड्रेला अपने जादू से वहाँ एक बड़ा सा घर प्रकट कर देती है। उसके बाद दूसरी सिंड्रेला कहती है, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़ों का इंतजाम कर देती हूँ। इतना कहते ही दूसरी सिंड्रेला अपने हाथ से आसमान में फूल फेंकती है। उसके इतना करते ही वहाँ बहुत सारे कपड़े आसमान से गिरने लगते हैं। उसके बाद तीसरी सिंड्रेला अपने जादू से सोने के सिक्कों से भरी पोटली प्रकट कर देते हैं। इस पोटली के सोने के सिक्के कभी खत्म नहीं होंगे, इसे तुम अपने पास रखो। ये सब देखकर विशाखा बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद विशाखा के पास किसी चीज की कमी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ एक औरत रूपा और राशि को विशाखा के बारे में सब बता देती है। उस औरत की बात सुनकर दोनों माँ बेटी तुरंत विशाखा के घर के तरफ जाने लगते हैं। उस वक्त विशाखा गरीबों में सोने के सिक्के बांट रही होती है। अरे माँ, इस भिखारन के पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए, जो अब ये गरीबों में सोने के सिक्के बांट रही है? चलो, इसे अभी के अभी सारे सोने के सिक्के छीन लेते हैं। रूपा विशाखा के हाथ से सोने के सिक्के की पोटली छीन लेती है। अब से हम दोनों भी इसी घर में रहेंगे और तो नौकरानी की तरह सारा काम करेगी, समझी? लेकिन तभी वहाँ तीनों जादुई सिंड्रेला प्रकट हो जाती है। उन तीनों को देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती है। तीनों सिंड्रेला दोनों माँ बेटी को पेड़ से लटका देती हैं। अरे ये सब क्या है? हमें छोड़, हमें नीचे उतार। पहली सिंड्रेला वहाँ झाड़ू प्रकट कर देती है और जादुई झाड़ू दोनों माँ बेटी की पिटाई करने लगती है। दोनों माँ बेटी रोने लगती है और विशाखा से माफी मांगने लगती है। दोनों माँ बेटी को रोते हुए देखकर विशाखा को उन पर तरस आ जाता है और विशाखा उन्हें माफ कर देती है। दोनों माँ बेटी वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह सब ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से विशाखा की जिंदगी में फिर से कोई परेशानी नहीं आती और विशाखा खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।